देखो आज हम लोग प्रेडिक्ट टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रेडिक्ट टेबल छोटा सा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है बट किसी और सेंस में। बेसिकली हमें एलिमेंट्स के बारे में पता पड़ता है प्रेडिक्ट टेबल से, कितने एलिमेंट्स है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। तो प्रेडिक्ट टेबल बेसिकली यूज होता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने। एज सच प्रेडिक्ट टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन प्रेडिक्ट टेबल का पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज है, क्योंकि जब तक आपको प्रेडिक्ट टेबल नहीं आती है आप साइजेस को कंपेयर नहीं कर सकते, आप उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज जो बेसिक हमारे पास रिक्वायरमेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, चाहे इनऑर्गेनिक हो फिजिकल में भी काम में आती है, तो दोनों ही जगह काम में आने की वजह से प्रेडिक्ट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपको प्रेडिक्ट टेबल का हर एक एस्पेक्ट ठीक से आना चाहिए, कैसे साइज वेरी करती है, कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, क्या उनका नेचर होता है। प्रेडिक्ट टेबल से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फर्दर मोर केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग प्रेडिक्ट टेबल का बहुत यूज करेंगे। फर्दर आगे भी चैप्टर्स आएंगे, जैसे आप लोगों को डी ब्लॉक पढ़ना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, वहां सब प्रेडिक्ट टेबल का खेल है। तो आपको प्रेडिक्ट टेबल बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके अलावा उसमें ज्यादा कुछ नहीं है हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री सेंस हमारे सिलेबस में इसलिए हमको पढ़नी होती है कि प्रेडिक्ट टेबल डेवलप कैसे हुई थी, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालो डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्ट टेबल। डेवलपमेंट ऑफ द प्रेडिक्ट टेबल। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है डॉबर्नियर्स ट्राइड्स। ये क्या एक साइंटिस्ट था और इसका लकी नंबर 3 था। कितना था? 3। तो इसने उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उठाया और 3-3 के ग्रुप में क्या किया? अरेंज किया। 3 एलिमेंट्स के एक ग्रुप को उसने क्या कहा? ट्राइड। इस ट्राइड की एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक थी, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी। वो क्या थी कि अगर यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी, तो बी का जो मास होगा वो ए और सी के मास के एवरेज के बराबर होगा। तो इस तरह उसने एलिमेंट्स को क्या किया? एक ट्राइड में अरेंज किया और उसने क्या कहा कि जो भी 2 आपके कॉर्नर एलिमेंट्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस का अगर आप एवरेज ले लेते हो तो वो किसके बराबर आएगा? इक्वल टू द मिडिल वन, ठीक है। तो लिखो डॉबर्नियर अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3। Daubernier arranged the elements in a group of 3 such that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the atomic weight, was approximately equal to the average of atomic weights of the other two elements. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने अरेंज किया ऐसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको मिलाकर उसने क्या बनाया? एक ट्राइड बनाया। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7। पोटेशियम का कितना होता है? 39। एवरेज निकालो 7 + 39/2, दैट मीन्स सोडियम का मास अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए? 23, जो कि होता है। समझ में आता है? इस तरह से उसने क्या किया? ट्राइड्स अरेंज किए। उसने 2-3 ट्राइड्स अरेंज किए थे, लाइक दिस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन का मास 127, क्लोरीन का मास 35.5। जब आप एवरेज निकालोगे दिस एवरेज विल बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80। तो उसने इस तरह से 3-3 के जोड़े बनाए और एलिमेंट्स को क्या किया? अरेंज किया। उसने कहा कि ये जो भी एलिमेंट्स होंगे जो ऐसा रूल को फॉलो कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम, ठीक है। लेकिन वो 3 और 4 ट्राइड्स ही बना सका, उसके बाद वो खुद ही ट्राइड नहीं बना सका। जितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे उसके 4 ट्राइड बन गए तो उसने रूल दे दिया, उसके बाद तो ये खुद भी ट्राइड नहीं बना सका। तो इसका ड्रॉबैक यही था कि यहाँ पे लिमिटेड ट्राइड्स बने थे, 3 या 4। तो ड्रॉबैक लिख दो इसका, ओनली लिमिटेड ट्राइड्स वर फॉर्म्ड।
only limited triads were formed. हो गया? फिर हमारे पास साइंटिस्ट का म्यूजिशियन आए जिनका नाम था न्यूलैंड. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. इन भाई साहब को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने म्यूजिक को कहां अप्लाई कर दिया? केमिस्ट्री में. उसने क्या कहा कि जैसे म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं और 7 नोट्स के बाद हर 8वां नोट अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है. सेम उसी तरह अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से क्या होगी? सिमिलर होगी. ठीक है, ये उसने रूल दिया. तो लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, if elements are arranged in increasing order of their atomic weights, if elements are arranged in increasing order of their atomic weights, then each eighth element will have properties similar to the first element. ठीक है, बाकी नहीं लिखवा रहा हूं. लाइक नोट्स इन म्यूजिक, वो सब आप जानते हो. तो आपने क्या किया? अरेंज किया. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. उस टाइम पे नियॉन डिस्कवर नहीं हुई थी. ठीक है, देन कौन आ जाता है? सोडियम. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8th एलिमेंट है. इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ठीक है, फिर आगे चलते जाओ. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. तो आप कोई भी एलिमेंट पे हाथ रख दो, यहां रख दिया. इसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा यहां से काउंट करने पर उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? समझ में आता है? तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर रही होगी? रिजेंबल. समझ में आता है? ये इसने दिया था, लेकिन वही चीज ये भी ज्यादा एलिमेंट्स को अरेंज 20 के बाद ये खुद ही फेल हो गया. ये उनको अरेंज नहीं कर पाया. इसके बाद बाकी एलिमेंट्स ही नहीं अरेंज कर पाए कभी के उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो. तो ये रूल भी क्या हो गया था? फेल. ठीक है, फिर एक और भाई साहब आए थे जिसका नाम आप जानते हो, लोदर मेयर. और उसने क्या किया? एक कर्व बनाया. उसने कर्व किसी के बीच में बनाया? एटॉमिक वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ एन एटम एंड एटॉमिक मास. ये जिसने कर्व दिया ये कुछ हद तक बहुत लॉजिकल था. ठीक है, इसने वेरिएशन देखा और उसने कर्व में ये कहा कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी वो उस कर्व के अंदर क्या करेंगे? सेम पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे. सीधी सी बात. उसने जब कर्व बनाया तो उसके बाद बड़ा अजीब सा गंदा सा कर्व बना. भी देखते हैं कौन सा कर्व था वो. लेकिन उसने क्या कहा कि इस कर्व में वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम पोजीशंस ऑक्यूपाई. तो चलो कर्व से मिलते हैं. देखो ये आपके पास कर्व है जिसे हम लोदर मेयर्स कर्व बोलते हैं. इस कर्व का अगर आप देखो तो बहुत सारी लंबी छोटी बड़ी बड़ी लाइनें हैं. ठीक है, बहुत टेढ़ा बेड़ा कर्व है. पहली चीज ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम. और मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा वो आपको थोड़े बहुत याद रहने चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं. देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज आर ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सिंस इन सबकी प्रॉपर्टी सेम है इसलिए सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं. बोलो, समझ में आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
इन सब ने कर्व्स की असेंडिंग, देखो यहां से कर्व ऊपर जा रहा है इसलिए मैंने असेंडिंग पोजीशंस बोलेंगे। सारी असेंडिंग पोजीशंस किसने ऑक्यूपाई की है? हेलोजेंस ने। क्यों? लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिसेंडिंग पोजीशंस को अगर आप देखो, डिसेंडिंग पोजीशंस पे कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सेकेंड ग्रुप मेटल्स, सॉरी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहले कौन सी थी? एल्कली मेटल्स, और दूसरा कौन सी है पास? एल्कलाइन। शायद मैं गलत बोल दिया था, पहले मैंने एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दिया था। ये एल्कली मेटल्स हैं और ये क्या है आपके पास? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये चीज याद रखनी है आपको। पीक पोजीशंस पे कौन थे? एल्कली मेटल्स। असेंडिंग पोजीशंस पे कौन है? हेलोजेंस। और डिसेंडिंग पोजीशंस पे कौन है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये तीन पोजीशंस आपको याद रहनी चाहिए। सेम पोजीशन का मतलब है प्रॉपर्टीज क्या होंगी? तो हम यहां पे लिख सकते हैं बड़ी आसानी से कि पीक पोजीशंस were occupied by alkali metals ascending positions halogens and descending positions by alkaline earth metals। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए बाय न्यूलैंड, डवर्नियर एंड लोदरमेयर। लेकिन ये सब के सब डेवलपमेंट्स अधूरे थे, इन सब में कुछ ना कुछ कमियां थी। फिर आपके पास आई सबसे सक्सेसफुल प्रेडिक्ट टेबल उस टाइम की, जो किसने दी थी? मेंडलीव। नेक्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। देखो इस मेंडलीव की स्पेलिंग्स बहुत सारी हैं, तो ये मत समझना मेरी इंग्लिश खराब है, ठीक है। इसकी आपको हर बुक में अलग 2-3 तरह की इसकी स्पेलिंग्स हैं, जिसको जैसे मर्जी आती है वो लिख देता है। मुझे ये अच्छी लगती है इसलिए मैं लिखता हूं, आप चाहो तो एफ लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों इसकी स्पेलिंग्स होती है, गलत कुछ भी नहीं है, कहीं मुझ पर शक करने लग जाओ। सबसे पहली बात, मेंडलीव्स पीरियड टेबल का बेस क्या था? इसका बेस था एटॉमिक मास। इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला सबसे बड़ी चीज क्या है, किसके ऊपर बेस्ड होती है मेंडलीव्स पीरियड टेबल? एटॉमिक मास के ऊपर। तो हम यहां पे एक लॉ लिखते हैं, हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। लिखो, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the physical and chemical properties, according to this law, the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic masses. That is, the properties will repeat. After a certain value of, that means the properties will repeat after a certain value of atomic mass. ठीक है, ये लॉ आपको ऐसे कैसे याद रखना है, मतलब कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं है। लॉ क्या कहता है कि जो भी एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मास पर। अगर आप इनको अरेंज करोगे एटॉमिक मास के ऑर्डर में, तो हर एक एटॉमिक मास की एक फिक्स वैल्यू के बाद प्रॉपर्टीज अपने आप को क्या करेंगी? रिपीट करेंगी। यही क्या होता है आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक। दूसरी चीज,
he arranged the elements in increasing order of atomic mass. उसने एलिमेंट्स को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के उसमें क्या किया, अरेंज किया. ठीक है, तो ये तो बेसिक था कि किस बेसिस पर उसने पीरियोडिक टेबल डेवलप की थी. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके फायदे या इसके अचीवमेंट्स. अचीवमेंट्स ऑफ एमपीटी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. देखो, पहला, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, elements with similar properties were placed in the same group. Elements with similar properties were placed in the same group. Second, it was easy to study. It was easy to study and compare. It was easy to study and compare the properties of elements. Properties of elements at one place. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. Third, right? Mendeleev predicted the properties of some elements. Mendeleev predicted the properties of some elements which were not known at that time. Which were not known at that time. And left some gaps. And left some gap for them. Left some gap for them. देखो, ये उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था. उसने क्या किया था, अपने पीरियड टेबल में कुछ गैप छोड़ दिए थे. उन गैप्स को उसने कुछ नाम दिया. एलिमेंट तो थे नहीं उस टाइम पे, तो उसने नाम दे दिया उन गैप्स को और कहा कि अगर यहाँ कोई एक एलिमेंट आना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई फिट होना चाहिए, तो उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी और ऐसा कोई एलिमेंट जो आएगा वो यहीं पे फिट होगा. ऐसे उसने गैप छोड़ दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी बेसिकली कि ऐसे कभी कहीं एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी ये प्रॉपर्टीज होगी और उन्हें यहाँ रखा जाएगा. फाइनली बाद में ऐसे एलिमेंट्स मिले और उन्हें वहीं पे रखा गया, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो उसने कही थी, जो उसने उनका मास बताया था, जो उनकी साइज बताई थी, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, वो अप्रोक्सीमेटली सेम थी. इसलिए जब हमारी नई पीरियड टेबल हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे हमने उनको वहीं पे रखा है जहां मेंडलीव ने बताया. तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स थे, देखो मैं आपके सामने छोटा सा पार्ट बना रहा हूं मेंडलीव पीरियड टेबल का. अगेन ये टेबल भी आपको याद नहीं रखनी है, जो हमें याद रखनी है वो मैं आपको बता दूंगा, पर यहां में कुछ भी ये चीजें याद नहीं रखनी पीरियड टेबल क्या थी. एक और चीज मैं आपको बता दूं, मेंडलीव ने अपनी पीरियड टेबल को हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स के अंदर क्या किया था, डिवाइड किया था. उसने 7 रोज ली थी जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स, और उसने 8 ग्रुप्स लिए थे, 8 कॉलम्स लिए थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स. ईच ग्रुप वाज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर ए एंड बी रादर. ठीक है, तो इस तरह से उसने अपनी पीरियड टेबल क्या किया था, डिजाइन किया था और ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था. मैं एक छोटा सा पार्ट बनाने जा रहा हूं इस टेबल का, टॉकिंग अबाउट ग्रुप 3rd एंड ग्रुप 4th. ग्रुप 3rd वाज लाइक दिस, बोरोन, एल्यूमिनियम. फिर देखो यहां पर क्या है, एक
गैप। सिमिलरली आफ्टर एल्यूमिनियम यहां पर भी क्या है, एक गैप, और यहां क्या आ गया है, स्कैंडियम। सिमिलरली इधर है कार्बन, इधर है सिलिकॉन, इधर है टाइटेनियम, और यहां पर फिर से एक गैप। ठीक है, इस तरह से उसने क्या छोड़ दिए थे, गैप छोड़ दिए थे। जैसे इस गैप को आप थोड़ा इधर ले लो, स्कैंडियम नहीं, ये एक गैप था इस तरह से। सिमिलरली सिलिकॉन के लिए यहां पे एक गैप था। ये इस तरह से उसने 3 गैप्स छोड़े थे। ठीक है, और इसने इन तीनों गैप्स को नाम दिया था, इट वॉज यूज्ड बाय टर्म एका। एका मीन्स बिलो। ठीक है, तो इस गैप को उसने क्या कहा, एका, एका बोरोन, बिलो बोरोन, दैट इज एका बोरोन। समझ में आता है? इस गैप को इसने क्या कहा, एका एल्यूमिनियम, और इस गैप को इसने क्या कहा, एका सिलिकॉन। ठीक है, इस तरह से इसने 3 गैप दिए और कहा कि यहां पे 3 एलिमेंट्स आएंगे जिनका नाम मैं एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन बता रहा हूं। इनकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, इनकी साइज ये होगी, इनका डेंसिटी इतना होगा, इनका एटॉमिक वॉल्यूम इतना होगा, एंड सो ऑन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ने बताई। जब यहां एलिमेंट्स मिले तो उनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली रिजेंबल कर रही थी जो मेंडलीव ने बताई थी। इसी वजह से मेंडलीव पीरियड टेबल बहुत फेमस हो गई थी और बहुत सक्सेसफुल रही थी। यहां पे जो एलिमेंट्स मिले, दोज वर स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ये 3 एलिमेंट्स आपके पास मिले थे जिसको उसने पहले ही क्या कर दिया था, प्रेडिक्ट कर दिया। तो आप ये बना लो कैप्स, इनकी नेमिंग्स और एलिमेंट्स जो उस टाइम पे मिल गए थे। हो गया, बना लिया। नेक्स्ट लिखो डिफेक्ट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो फर्स्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। Because the position of hydrogen was not specified. The position of hydrogen was not specified in MPT. In MPT, Mendeleev's periodic table. Second लिखो, because the position of isotopes were also not specified. The position of isotopes were not specified in MPT. Because isotopes are the elements with same atomic number. Isotopes are the elements with same atomic number and different atomic mass.
same atomic number and different atomic mass. Different atomic mass. So they must be given some place. So they must be given some place in the periodic table. In the periodic table. भाई पीरियडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है मेंडलीव की? एटॉमिक मास के ऊपर. आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट. तो अगर डिफरेंट एटॉमिक मास है तो आइसोटोप्स को भी इस टेबल के अंदर जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक मास के ऊपर. लेकिन यहां पर आपको कहीं पर भी आइसोटोप नहीं मिलेगा, यानी मेंडलीव ने आइसोटोप्स को जगह नहीं दी थी. समझ में आता है? थर्ड लिखो. थर्ड दिस इज इंपॉर्टेंट. लिखो मेंडलीव violated its own law. Mendeleev violated its own law of increasing order of atomic mass. Of increasing order of atomic mass at some places. At some places. And what were those places? Those places were argon and potassium. The atomic mass of potassium is 39 and the atomic mass of argon is 39.94. That is approximately 40. तो किसको पहले आना चाहिए? पोटेशियम को. फिर किसको आना चाहिए? लेकिन मेंडलीव की पीरियड टेबल में पहले किसको रखा गया था? आर्गन फिर पोटेशियम. तो यहां पे रूल क्या हो गया था? सर खुद का ही रूल अपने आप ही वायलेट हो गया. ठीक है, समझ में आता है? इसका आप देखते हो ना, आर्गन पहले आता है पोटेशियम से, तो ये उस चीज को गलत किया था उसने, अपने ही रूल को क्या कर दिया था? फॉलो नहीं कर रहा था. एक और जगह आई थी, टेल्यूरियम एंड आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 126 पॉइंट समथिंग, 126.9 के आसपास. इसका एटॉमिक मास होता है 127.2 के आसपास. पहले किसको आना चाहिए? आयोडीन को. लेकिन पहले कौन आता है? ये ऐसी दो जगह थी जहां उसने क्या कर दिया था? अपने रूल को वायलेट कर दिया था. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स थे आपके पास मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल के. लेकिन फिर भी ये पीरियडिक टेबल बहुत सक्सेसफुल रही, कुछ टाइम तक चली भी, जब तक मूजले नहीं आया. जानते हो मूजले को? कौन था मूजले? जानते हो ना आप? तो देखो आपके पास एक और साइंटिस्ट आया which was known as मोजले. और मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट दिया, एक एक्सपेरिमेंट किया उसने, और वहां से पता लगा, क्या पता लगा? कि ये सारी पीरियड जो हम बना रहे हैं ये कुछ अलग होनी चाहिए. मतलब उसने इन सबको क्या कर दिया? फेल कर दिया. उसने बोला कि ऐसे अरेंज करेंगे तो काम नहीं चलेगा. उसने दो चीजें की. उसने क्या लिया? उसने एक एटम के ऊपर, मान लो सपोज ये आपका एक एटम ब्लॉक है, एक इसमें एटम्स हैं, उसके ऊपर उसने एक्सरेज इंसिडेंट की. और हर एक्सरे की क्या होती है? कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है. इस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को, के स्क्वायर रूट को, रूट न्यू, इसको इसने प्लॉट किया विद जेड. व्हाट इज जेड? एटॉमिक. और इसको प्लॉट करने पर, मतलब जब इसने कर्व प्लॉट किया तो ये कर्व इसके पास कुछ ऐसा आया, कुछ इस तरह का कर्व इसको मिला. ठीक है, जब इसने रूट न्यू और z के बीच में कर्व प्लॉट किया, तो कर्व से आप आसानी से सकते हो ये कर्व कैसा है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म का. तो उसने ये इक्वेशन लिखा कि रूट न्यू इज इक्वल्स टू a इंटू सम z माइनस, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, लेकिन यहां से क्या पता लगा कि ये जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर रूट एटॉमिक नंबर के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है.
इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मोजले ने कहा कि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी या मोर फंडामेंटल यूनिट एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। अगर आपको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो उसके लिए ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी है उसका, एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू इट्स एटॉमिक मास। और एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करेंगी, उसके एटॉमिक मास पे। कैसे, क्योंकि हर एक्सरे, हर एक मतलब सब अलग अलग एटम्स की बात करें तो हर एक एक्सरे के लिए एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ क्या बन रहा था, अलग अलग। ग्राफ का नेचर सेम था लेकिन इंटरसेप्ट अलग था, स्लोप अलग थी हर एक एलिमेंट के लिए। इसका मतलब एलिमेंट के साथ साथ ग्राफ का नेचर भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर उसका नेचर वेरी कर रहा है तो उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी क्या कर रही होंगी, उसके एटॉमिक नंबर के साथ वेरी कर रही होंगी। तो इस तरह से आपके पास एक नया लॉ डेवलप हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the physical and chemical properties, according to this law, the physical and chemical properties of elements are a periodic function of elements are a periodic function of their atomic number, are a periodic function of their atomic number. That is the properties repeat themselves after a certain value of atomic number, ये ग्राफ आप प्लॉट कर लो और एक सेकंड, इस ग्राफ का नेचर ऐसे नहीं होगा, नेचर ऐसे आएगा, वो आप लोग मैथ्स में समझ जाओगे। ये क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसका इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट तो ये यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक ग्राफ आप प्लॉट कर लो, ये रिलेशन लिख लो, दिस इज कॉल्ड मोजलेज लॉ, ठीक है। मोजले ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसने रूट न्यू और z के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। हो गया। तो यहां से हमारे पास एक नई पीरियड टेबल जनरेट हुई जो किसके ऊपर बेस्ड थी, किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर के ऊपर। अभी तक जो भी टेबल्स हमने पढ़ी वो सब किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक मास पर। लेकिन अब जो हम टेबल पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी बेस, किस पर बेस्ड है, आपके एटॉमिक नंबर पर। इसे आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल भी बोलते हो, या फिर हम इसे मॉडर्न पीरियड टेबल ही बोलते हैं। देखो आज प्रूव हो गया कि हम लोग मॉडर्न हैं, क्योंकि हम टेबल भी कौन सी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न। पढ़िए ना आपने ये टेबल, तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो आप। इस टेबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे इसके बारे में हम लोग। इस टेबल में हमने कितने ग्रुप्स बनाए, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स बनाए। तो चलो पीरियड टेबल बनाते हैं एक बार, फिर बात करेंगे इसके बारे में और भी। ये तो आपने यहां पे लिख देना, दिस टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर।
आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना दूं वही बहुत। ठीक है, इस तरह से आपका ग्रुप्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 है। इस तरह से आपने 18 ग्रुप्स के अंदर आपकी पीरियड टेबल को डिवाइड किया है। 18 ग्रुप्स के अलावा आपके पास कितने पीरियड्स थे? 7। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, ये आपकी पूरी पीरियड टेबल हुई। हम कोशिश करेंगे कि हमें पूरी पीरियड टेबल याद हो, नहीं हम कोशिश नहीं करेंगे, हमें पूरी पीरियड टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, हम बार बार पीरियड टेबल देखेंगे नहीं, हम पीरियड टेबल याद रखेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि आगे जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे या आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो आपको बार बार ना तो पीरियड टेबल देखने को मिलेगी, ना आपको इतना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज तो भूल जाओ, आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत आसान है। हम कुछ फ्रेजेस यूज करेंगे, कुछ टर्म्स यूज करेंगे, कुछ उल्टी सीधी बातें याद रखेंगे जिससे हमें पीरियड टेबल आसानी से याद हो जाए। वो आप लोगों ने पढ़ी हुई भी होगी। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले आप लोग लिखो अचीवमेंट्स, और क्या बोलते हैं उसको, अचीवमेंट ही लिख लो यार, अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। एडवांटेजेस बोलते हैं, एडवांटेजेस, अचीवमेंट्स और एडवांटेजेस ऑफ पीरियडिक टेबल। ठीक है, लिखो पहला, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। Because since isotopes have same atomic number, their places, there were no need to assign a place for them, to them, assign a place to them। भाई आइसोटोप्स क्या थे, उनका इश्यू क्यों बन रहा था? एटॉमिक मास क्या थे? डिफरेंट। हमारा लॉ किसके ऊपर, पीरियड टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो एटॉमिक मास की तो कोई बात आती नहीं, यानी हमें आइसोटोप्स को कोई प्लेस देने की जरूरत। दूसरा, मेंडली पीरियड टेबल में एक इश्यू और था कि आपने ऑर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया था, टेलिरियम को आयोडीन से पहले रख दिया था, जबकि वो बाद में रखे जाने चाहिए थे। यहां पर वो इश्यू अपने आप ही क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, क्योंकि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर पोटेशियम से क्या होता है, कम, तो पहले कौन रखा जाएगा, ऑर्गन। सिमिलरली टेलिरियम का एटॉमिक नंबर आयोडीन से क्या होता है, कम, तो पहले कौन रखा जाएगा, टेलिरियम। ठीक है, तो आप लिख दो एनामोलस पोजिशंस ऑफ एलिमेंट्स were resolved as the periodic table was based on atomic number। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं पीरियड टेबल की, कैसे कैसे बनाया है इसको। एक चीज और याद रखना,
1 2 3 के अलावा हम इनको एक क्लासिफिकेशन और देते हैं, इसको हम बोलते हैं 1A, इसको हम बोलते हैं 2A. दिस इज योर 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. 8 9 10 को आप बोलते हो 8A. फिर ये आ जाएगा फर्स्ट बी, ये आ जाएगा सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, इसको 8th बी बोलते हैं. ये होगा 7th बी और ये होगा आपका 0th. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 के अलावा आपको ये चीज भी ध्यान रखनी होगी कि 6A, 7A, 2A, 3A भी क्या होते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. इसको 0 ग्रुप या फिर आप 8A भी बोल सकते हो. इसको 0 ही बोलते हैं, 8A बोलने की आपको जरूरत नहीं है. जैसे 0 ग्रुप. अब हम एलिमेंट्स भरना स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहला ग्रुप फर्स्ट, यहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. तो दिस इज आवर फर्स्ट ग्रुप. इसको हम कैसे याद रखते हैं? कैसे याद रखते हो? बताओ शर्मा मत. अरे पता है सबको, मुझे मालूम है. बोलो फटाफट. हेलिना की रब से फरियाद. तो जिसको याद नहीं है वो लिख सकता है यहां पे हेलिना की रब से फरियाद. बस हाथ थोड़ा जल्दी चलाओ. ओके, सेकेंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसका हाँ बोलो, हंसते क्यों? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए. For beryllium, sorry, not beryllium, this is beta, this is मांगे कार स्कूटर, बाप रोए. इसको एक और याद रखते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए. तो आपकी मर्जी हो, जैसे याद रख लेना. हो गया. फिर अभी इसको बीच में छोड़ देते हैं. यहां आते हैं 13th ग्रुप पे या 3B. क्या होता है ये? बाल गणेश इन थाईलैंड. ये नया है यार. हम लोग तो मतलब पुराने आदमी. देखो हम लोग क्या बोलेंगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. ये बैंगन हो गया, आलू हो गया, गाजर हो गई, सब लो और किसमें डाल दो? थैला. ठीक है, सबके अपने तरीके होते हैं. देखो ऐसा नहीं से इनको तरीका है बाल गणेश इन थाईलैंड. तो जिसकी जो मर्जी हो वैसे याद रखो. बस याद होना चाहिए. किसी से बोलिए 13 ग्रुप के एलिमेंट्स, तो वो आपको याद होने चाहिए. अगला, ये तो यूनिवर्सल है शायद. याद है किसी को ये? कार्तिक, शिव. हाँ, मतलब यूनिवर्सल तो यही कहे सीता जी सुनो सुनो प्रभु. या एक और होता है काशी गए संत प्रभु. तो वो कुछ भी याद रखना. बट देखो ये सुनने में देखने में बड़े अजीब से लगते हैं कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग बैठ के, टाइम पास हो रहा है. तो लेकिन ये टाइम पास बहुत इंपॉर्टेंट है. 118 एलिमेंट्स याद रखना ऐसे ही नहीं है. आप ऐसे ही याद रख सकते हो, वरना तो आप रटते रहना, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, पर आपको ये टेबल याद नहीं होगी. इसलिए इसको ऐसे याद रखो. थोड़े दिनों बाद आपको अपने आप पूरी टेबल ऐसे कैसे याद हो जाएगी आपको कुछ. हाँ वो तो 4 मतलब 14th ग्रुप आ गया आपके पास. ये क्या होगा आपके पास? कहे सीता जी
सुनो प्रभु। फिर आता है 15 ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसको क्या बोलते हैं? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बीमार। मैं इसको कुछ और बोलता हूं, आपको अपना याद है ही तो नया भी देख लो। एक वैसे बोलता हूं निखिल पास, सब बिंदास। ठीक है, बाकी आपको याद है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बीमार। देन 16 ग्रुप, ये भी यूनिवर्सल है। क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो, उससे टीपो, एक ही बात है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो का मतलब क्या होता है? चीटिंग। ठीक है, कुछ लोगों को पता नहीं है टीपो का मतलब, तो उसका मतलब होता है चीटिंग। ओल्ड स्टाइल से टीपो। देन नेक्स्ट 17th ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटिस्टाइन। इसका नहीं याद? याद है? बोलो बोलो। हंसी आ रही है, मतलब समझ गया मैं आपकी हंसी को। बोलो, अरे बोलो यार। फिर कल, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? आंटी बाहर नहीं आ सकती? बैन है? बताओ। दीज आर हेलोजेंस। 17th ग्रुप। Then 18th group, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon। ये क्या मन में बोलते हो? हीनी है नहीं अगर कर। चलो मैं बताता हूं, इसका आपको याद रह जाएगा। इसे हम बोलते हैं हीना, इसे हम बोलते हैं नीना, और क्या बोलते हैं? करीना। की जेरोक्स कौन है? रानी। रीना तो कोई है ही नहीं ना। ठीक है, तो हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। इसका एक और था यार, कोई बात नहीं, यही बहुत है, इसी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 ग्रुप्स हुए। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, 13, 14, 15, 16 एंड 17 एंड 18। देखो वापस हम पीरियड टेबल के ऊपर आते हैं। अब थोड़ी भरी भरी लग रही है, तो सुंदर लग रही है, ये इतनी सुंदर भी नहीं लग रही पर लग रही है। ये जो दो ब्लॉक्स है ना, दो ग्रुप्स जो हैं, इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम इस फर्स्ट ए ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और इस ग्रुप का क्या होता है? NS2। सिंस इन एलिमेंट्स, इन सभी एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां फिल हो रहा है? एस सबशेल में, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 NS2, इन सारे एलिमेंट्स का यही फॉर्म होगा। N क्या होगा? नंबर ऑफ पीरियड। सपोज मुझे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो मुझे वो नहीं लिखना पड़ेगा 1s2 2s2। मैं यहां पर आऊंगा कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1, तो N की वैल्यू कितनी हो गई? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 3s1। इसका बताना है फिफ्थ पीरियड 5s2। इसका बताना है सिक्स्थ पीरियड 6s1। समझ में आता है? सबसे पहली चीज, हम किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन झटके से बता सकते हैं अगर मुझे पीरियडिक टेबल याद
क्लियर? इधर आता है, इधर आओ, ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक, क्योंकि यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? पी सबशेल में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। इस वाले ग्रुप का कॉन्फिगरेशन है NS2 NP1, ये होगा NS2 NP2 NP3 NP4 NP5 एंड NP6 एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है, हीलियम वैसे एस ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से इसे कहां रखा गया है? नोबल गैसेस के अंदर। ये NS2 सबके साथ आएगा, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ NP3 NP4 NP5 लिख दिया है। ये अंडरस्टूड है, NS2 साथ में आएगा। अगेन N का मतलब क्या है? पीरियड। ठीक है, जैसे मुझे बोरोन का बताना है तो बोरोन का कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2s2 2p1, कार्बन 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। बोलो समझ में आता है सबको? सिर्फ हीलियम का कॉन्फिगरेशन कितना होगा? 2s2 सॉरी 1s2 सॉरी। ठीक है, अब हम इनमें से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। जैसे मुझे आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन बताना है, आर्सेनिक 15 ग्रुप में है, NH2 NP3, पीरियड का नंबर देख लो 4s2 4p3। इसका बताना है 5s2 5p2, इसका बताना है 5s2 5p5, इसका बताना है 7s2 7p3। आप इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। बोलो समझ में आता है? कोई डाउट? दूसरा, आप इन सबकी वैलेंसीज बता सकते हो, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां कितने हैं? 2 + 1 3, तो इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके वैलेंस शेल में 4 होंगे, इनके वैलेंस शेल में 5 होंगे, इनके में 6 होंगे, इनके में 7 होंगे, इनके में। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स निकालना आपको आना चाहिए, हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत यूज किया करेंगे। समझ में आता है? तो इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो, 3 4 5 6 7 एंड 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता लग गए तो हम इनके वैलेंसीज भी बता सकते हैं। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स +3 वैलेंसी शो करेंगे, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स +4, ये +5 या -3। -3 क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, इसलिए -3 भी शो करेंगे। ये -2, ये -1 और ये 0, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन ना दे सकते हैं ना, क्योंकि इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्टेबल है, उसे कुछ नहीं करना। इसलिए सब कैसी गैसेज होती हैं? नोबल गैसेज, या फिर हम इन्हें इनर्ट गैसेज बोलते हैं। बोलो समझ में आता है? अब बीच में आते हैं। ये जो बीच में बड़ा ना इतना सारा, ये होता है आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं ये? इन्हें आप प्यार से ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हो, मतलब प्यार से नहीं बोलते, बस बोलते ही। इतना बड़ा नाम थोड़ी होता है प्यार से। क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि जब आप इधर से इधर मूव करते हो तो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती है बिटवीन दीज एंड दीज। ट्रांजिशन हो रहा है प्रॉपर्टीज का, इसलिए हम क्या बोलते हैं इन्हें? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3 सीरीज है। इस वाली को हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। समझ में आता है? सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। यहां पर आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब देखो, हमें एटॉमिक नंबर्स भी पता होने चाहिए। एक जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शेल्स 2 8 8 18 18 32 एंड इतने इतने एलिमेंट्स होने चाहिए। किसी भी एक एलिमेंट का मुझे एटॉमिक नंबर पता लग गया तो मैं बाकी सारों की डिटेल दे सकता हूं। सपोज जैसे यहां मुझे बोरोन का एटॉमिक नंबर पता होता है 5, तो इसका कितना होना चाहिए? 5 + 8 आएगा ना? तो कितना आ जाएगा ये अपने आप ही? यार ये ऊपर बन गया, मैंने थर्ड सीरीज गलत जगह दे दी है, सॉरी। यहां थर्ड सीरीज नहीं रहेगी, सॉरी मेरी मिस्टेक थी। थर्ड सीरीज यहां से स्टार्ट होगी।
बोरोन में 8 एलिमेंट ऐड कर दो, क्या आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। इसमें 8 एलिमेंट ऐड कर दो, ये कितना होता है 8 और 8 मुझे इसका बताना है, इसका लो बता देंगे। नाइट्रोजन कितना होता है 7, 7 में 8 ऐड करो 15, 15 में फिर 8 ऐड करो 23, 23 में फिर 18 ऐड कर दो 51 ही आएगा ना। 23 और 18 41 कैसे हो सकता है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 8 8 18 18 32 32 7 और 8 15 15 और 8 23 23 और 18 41 41 और 18 कितना आता है। मिस्टेक कैसे आ रही है 2 8 8 18 18 7 और 8 15 15 और 8 15 और 18 आएगा ये ट्रूली फेल। 2 8 8 आ गया ना, हाँ ठीक है। 15 में 18 ऐड होगा, देखो ये 15 इसका आएगा 15 में अब कितना ऐड होगा 18, 15 और 18 कितने हुए 33 और 33 और 18 कितने हो गए 51। तो ये होगा इसका एटॉमिक। समझ में आता है। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर मुझे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया तो मैं उसका पीरियड या फिर उसका ग्रुप ढूंढ सकता हूं कि वो कौन से। मुझसे कह दिया एटॉमिक नंबर 53, 53 कहां आएगा 51 52 53 53 का ग्रुप नंबर कितना है 17, पीरियड नंबर कितना है 5। समझ में आता है। चलो यहां आते हैं, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टेंशन सीरीज। ये स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 21 से, 22 23 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां पे अगर कॉन्फिगरेशन स्टार्ट करूं तो स्टार्ट होता है, देखो फोर्थ पीरियड है, लेकिन इसमें फोर्थ पीरियड में आएगा 4s और 3d फिल होगा। हमने कॉन्फिगरेशन लिखना सीखा है। अगर आप 21 का कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो वो आएगा 3d1 4s2। तो इसका कॉन्फिगरेशन कितना है 3d1 4s2। फर्स्ट टेंशन सीरीज के एलिमेंट्स का कॉन्फिगरेशन आपको याद होना चाहिए। बाकी सीरीज का याद हो चाहे ना हो, मतलब बाकी टेंशन सीरीज का, लेकिन फर्स्ट टेंशन सीरीज के सारे कॉन्फिगरेशंस आपको याद होना जरूरी है। ठीक है। 3d1 4s2 ये क्या हो जाएगा 3d2 4s2, ये क्या हो जाएगा 3d3 4s2, ये कितना हो जाएगा 3d5 4s1। क्योंकि क्रोमियम में क्या आता है एक्सेप्शन, चेंज आता है, पढ़ा था हमने। फिर से वापस नॉर्मल ट्रेंड, ये कितना हो जाएगा 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, ये कितना हो जाएगा 3d10 4s1, और ये कितना हो जाएगा 3d10 4s। तो ये इनके सबके कॉन्फ़िगरेशंस होंगे जो हमें याद होना चाहिए। 3D सीरीज में 4 और 9 एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर 3D4 आ गया तो उसे कितना कर देंगे 3D5 4s1, 3D9 आ गया तो उसे कितना कर देंगे 3D10 4s1। इसको कैसे याद रखते हैं, साइंस टीचर विनीता कर्मानी। हाँ ये एक तरीका है, और भी बहुत सारे हैं। मैं जैसे याद रखता हूं वो आप लोगों के ऊपर भी है। जैसे स्कीम टाई वाले क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा जाने। ठीक है, तो आप लोग लिखो इसे। मैं थोड़ा सा इस बोर्ड पे मूव करना पड़ेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल। और देखो ये आपको एक बार में याद नहीं होगी, क्योंकि आपको एलिमेंट्स के सिंबल एग्जैक्टली आने चाहिए। सिर्फ फ्रेज याद रखने से याद नहीं होगा। तो 2-3 बार इनको रिवाइज करोगे तो आपको सिंबल्स अपने आप याद हो जाएंगे, अदरवाइज आप सिंबल में ही कंफ्यूज हो जाओगे। जहां पे आर आता है, जैसे हमने बोलता बेटा मांगी कार स्कूटर बाप रोए, तो वहां RA आएगा या RN आएगा, हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो वो तब आएगा हमें जब हम लिखना सीखेंगे, उनको बार बार लिखेंगे और तभी हमें याद होगा, और ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। लिखो ऐसे, स्कीम टाई वाले क्यों माने फिर कोई निकला। अरे कोटा कहां गया, कोटा जाने। अगली जो दो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आओ बात करते हैं उनके बारे में। यह था यट्रियम, जिरकोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम। ठीक है, ये आपके पास सेकेंड ट्राइशन सीरीज है जो 5th पीरियड से स्टार्ट होती है। इसको हम रखते हैं, देखो ऐसे, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े अगर कोई। ठीक है, तो बहुत अच्छी भी है, बहुत आसान है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। तो हम सेकेंड ट्राइशन सीरीज की बात करते हैं। वाई ZR NB मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूदियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। इसको याद रखना है, बहुत आसान है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े अगर कोई। देखो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मेरा कजन ब्रदर था, मैं उस टाइम 10th क्लास में था और वो 12th में था। उसने मुझे सिर्फ एक बार ये सब चीजें बताई थी, वो मुझे आज तक याद है। लिटरली मैं पूरी पीरियड मेरे को तभी से याद है, अभी मैंने याद नहीं की ना, मैं आपको पढ़ाने के लिए कोई ट्रिक बनाई, ये सारी ट्रिक्स उसी की बनाई हुई थी। ठीक है, और मैं एक बार उसने मेरे को सिखाया था, उसके बाद हम लोग अलग सिटीज में रहते थे दोनों, मैं जयपुर रहता था, वो कोटा रहता था। तो उसने एक दिन, मैं छोटा सा था, 10th क्लास में था, पास की थी मैंने, 11th में मैं आया था, तो उसने मुझे ऐसे बताया, चल तेरे प्रेडिक्टेबल याद करवाता हूँ। तो उसने मेरे प्रेडिक्टेबल याद करवाई। उसने एक बार में ये सब बताया था मेरे को, लिटरली मेरे को आज तक ये सब वैसा वैसा याद है जैसा उसने बताया था, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होते हैं। ये बड़े अकड़ से लगते हैं यार, क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग, बट जब आप इनकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करोगे तब जब आप इनको यूज करोगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं इन सबको बनाने में, क्योंकि ये डब्बे बने हुए हैं ना, ये सारे डब्बे आपको ठीक से याद होने चाहिए। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी है तो उसका बेसिक है ये। इस प्रिडिक्टेबल आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, इनमें प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती है। दैट मीन्स ये जो प्रिडिक्टेबल चैप्टर है ये आपका बेसिक है, जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने में काम में आएगा। लोग रोते रहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, रटना है, कुछ नहीं रटना है, ये आपके हाथों पर होनी चाहिए। फिर देखो कैसे खेलते हो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। ये आगे आपकी सेकंड ट्राइशन सीरीज। फिर थर्ड पे मूव करते हैं जो और भी अच्छी है। दिस इज LA लेंथेनम हॉफनियम। यहां हॉफनियम पे हम एक स्टार लगाएंगे। टेंटेलम टंगस्टन, देखो ये तो पता होगी कई लोगों को, दिस इज ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं उससे इधर पिटाऊंगा। तो किधर भी पिटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तो पिटाना ही है हमें। ठीक है, 6th पीरियड, दैट इज योर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ला हफ्ता, यहां पे स्टार लगा देना।
तो इसको हम याद करेंगे, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। तो बेचारा खुद ही मर गया, कहां पिटाओगे। स्टार यहां पर आएगा, लेंथ है नंबर, सॉरी। ये स्टार्ट होता है 57 और यहां पे एटॉमिक नंबर आता है 72। ये स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथेनाइड एलिमेंट्स को, जो कहां से कहां वेरी करते हैं, 58 to 71। देयर आर 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स। कहां से कहां जाएंगे? 58 to 71, फिर ये 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 80 तक मूव करेगा आपके पास ही। ठीक है, तो ये स्टार भी यहां मूव कर लो, मार्क कर लो। ये स्टार आपको पता होना चाहिए 57, जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगली सीरीज ना मुझे याद है ना आपको याद करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ एलिमेंट्स लिख रहा हूं। AC, RF, DB, SG, पता नहीं कौन कौन है, मैं इनसे कभी नहीं मिला ना कभी मिलूंगा। MT, UUN, UUU, UUB, UNUB। ठीक है, चलो इनसे कोई मतलब नहीं है। यहां ये आपका एक इंपॉर्टेंट मार्क है, दैट गिव्स यू द एटॉमिक नंबर ऑफ 89 और यहां पे आपका एटॉमिक नंबर है 104। दैट मीन्स 89 यानी 90 से लेकर 103 तक फिर से 14 एलिमेंट्स आ गए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो ये दो गैप्स हैं आपके पास। एक एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास? 89। तो 90 to 103 फिर से आपके पास कितने एलिमेंट्स है? 14 एक्टिनाइड एलिमेंट्स। और फिर यहां से कौन आ जाएगा आपके पास? RF, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको नोट डाल के लिख लेना। लिख लो, द ग्रुप नंबर ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स इज 3। द ग्रुप नंबर ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स इज 3। चाहे आप लेंथेनॉइड्स लो चाहे एक्टिनॉइड्स लो, उनका ग्रुप नंबर कितना होता है हमेशा? ये हमेशा याद रखना, हम भूल जाते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स सारे, कितने भी लेंथेनॉइड आ जाए, 90 से लेकर 103 तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबका ग्रुप नंबर कितना होगा? 3। 58 से लेकर 71 तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबका ग्रुप नंबर कितना होगा? आपसे किसी ने कह दिया कि 99, ग्रुप नंबर बताओ, कितना होगा? 3। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए चीज को गांठ बांध लेना। 58 to 71 एंड 90 to 103 ग्रुप नंबर हमेशा कितना आएगा? तो ये आपकी पीरियडिक टेबल थी जो हमने बनाई। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, पीरियड टेबल बना के बहुत सुंदर बनी है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छी पीरियड टेबल बनाई है। और हमने देखा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कहां कहां पे मिलते हैं। वो S ब्लॉक, ये D ब्लॉक, ये P ब्लॉक, और ये जो दोनों बेचारे हैं ना, ये है F ब्लॉक, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? F सबशेल में। कहां कहां कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मैंने आपको बता दिया। आप ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे